क्या होता है जब किसी नायक की कहानी वक्त के साथ इतनी बदल जाती है कि सच और अफसाने में फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। तो चलिए आज पृथ्वीराज चौहान की कहानी की परतें खोलते हैं। एक ऐसा नाम जो वीरता की कहानियों और ऐतिहासिक बहसों के बीच कहीं फंसा हुआ है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम उस किंवदंती को जानते हैं जो सच है, या उस इतिहास को जिसे भुला दिया गया है? आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए उस पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, एक वीर राजपूत राजा, दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट। उनकी कहानियां साहस और उसूरों से भरी हैं, एक ऐसे शासक की छवि जो अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये उस राजा की आवाज़ है जिसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। ये लाइनें उनके आत्मविश्वास और उनकी वीरता को दिखाती हैं, और यही वो चीज़ है जिसने उनकी किंवदंती को गढ़ा। देखिए, हर नायक की कहानी में एक विलन भी होता है। पृथ्वीराज के लिए वो था मोहम्मद गोरी। गोरी साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक, जिसकी नज़रें हिंदुस्तान पर थीं। और इन दोनों की टक्कर ने भारतीय इतिहास के सबसे अहम मोड़ में से एक को जन्म दिया। साल था 1191। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं पहली बार आमने सामने हुईं। पृथ्वीराज की सेना ने जबरदस्त जीत हासिल की और गोरी को बंदी बना लिया गया। लेकिन राजपूत परंपरा का पालन करते हुए पृथ्वीराज ने दरियादिली दिखाई और अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो बाद में बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ठीक 1 साल बाद गोरी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वापस लौटा। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक बड़ी सेना के साथ नहीं आया था, बल्कि एक ऐसी रणनीति के साथ आया था जो राजपूतों के पारंपरिक युद्ध के उसूलों को तोड़ने वाली थी। तराइन का दूसरा युद्ध पहले से बिल्कुल अलग होने वाला था। गोरी की रणनीति बहुत ही शातिर और असरदार थी। उसने पहले तो सुलह का नाटक किया और फिर धोखे से सुबह सुबह सोते हुए राजपूत कैंप पर हमला कर दिया। उसने पीछे हटने का दिखावा किया, चौहान सेना को पीछा करने के लिए उकसाया, और जब वे पूरी तरह थक गए तो उसने अपनी रिजर्व फौज के साथ आखिरी और एंटसाइडेंडर हमला किया। ये एक ऐसी चाल थी जिसके लिए राजपूत तैयार नहीं थे। इस बार नतीजा विनाशकारी था। पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये एक युग का अंत था। इस हार ने उत्तर भारत में सदियों पुराने हिंदू शासन को खत्म कर दिया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन पृथ्वीराज की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। उनकी मौत कैसे हुई? इस बारे में कई अलग अलग और एक दूसरे से बिल्कुल उलट कहानियां मिलती हैं। तो असल में हुआ क्या था? क्या उन्हें फौरन मार दिया गया, या कहानी कुछ और ही है? आइए देखते हैं कि अलग अलग ऐतिहासिक स्रोत हमें क्या बताते हैं। तो हमारे सामने 3 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली, मशहूर पृथ्वीराज रासो की कहानी, जिसमें वे गजनी में नाटकीय ढंग से बदला लेते हैं। दूसरी, पृथ्वीराज प्रबंध की कहानी, जो एक नाकाम साजिश की बात करती है। और तीसरी कहानी वो सिक्कों से मिलती है, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। सिक्के ये इशारा करते हैं कि शायद उन्होंने गौरी के अधीन कुछ समय तक राज किया होगा। इन सभी कहानियों में से एक कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, अंधे तीरंदाज के उस महाकाव्य जैसे बदले की कहानी। लेकिन ये कहानी आई कहाँ से, और ये इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? तो आइए इस मशहूर कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं। वो कहानी जिसने पृथ्वीराज चौहान को एक अमर नायक बना दिया। इसका सोर्स है पृथ्वीराज रासो, एक महाकाव्य जिसे माना जाता है कि उनके दरबारी कवि चंदबरदाई ने लिखा था। आज हम जो भी लोकप्रिय कहानियां सुनते हैं, उनमें से ज्यादातर इसी किताब से निकली हैं। इसे वीरता और सम्मान की एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर गौर करना होगा। पृथ्वीराज की मौत और रासो की सबसे पुरानी मिली पांडुलिपि के बीच लगभग 400 साल का फासला है। 400 साल! सोचिए, इतने लंबे वक्त में कोई कहानी कितना बदल सकती है, उसमें कितनी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। और जब इतिहासकार इस महाकाव्य की जांच करते हैं तो उन्हें कई तथ्यात्मक गलतियां मिलती हैं। राजधानी की जानकारी गलत है, परिवार के बारे में डिटेल्स गलत हैं, और सबसे बड़ी बात, गोरी की मौत का दावा, वो तो पूरी तरह से गलत है।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स साफ साफ बताते हैं कि गौरी पृथ्वीराज के बाद 1 दशक से ज्यादा समय तक जिंदा रहा। ये गलतियां इस कहानी की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। तो ये तो साफ है कि इतिहास और किंवदंती दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। लेकिन इस कहानी का आज क्या मतलब है? ये दुश्मनी आज भी भारत और पाकिस्तान में अलग अलग तरीकों से याद की जाती है और दोनों के लिए इसके मायने बिल्कुल अलग हैं। ऐतिहासिक बहसें चाहे जो भी हों, भारत में पृथ्वीराज चौहान को एक राष्ट्रीय नायक के तौर पर देखा जाता है। वो साहस और प्रतिरोध के प्रतीक हैं। एक ऐसे राजा जिन्होंने हमलावरों का डटकर सामना किया, यहाँ तक कि उनकी दया, जो शायद उनकी हार की वजह बनी, उसे भी एक महान गुण माना जाता है। और इस बंटी हुई विरासत का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत दोनों देशों की मिसाइलों के नाम में मिलता है। भारत की पृथ्वी मिसाइल अपने नायक के नाम पर है, तो वहीं पाकिस्तान की गौरी मिसाइल अपने संस्थापक विजेता के नाम पर। ये दिखाता है कि सदियों पुरानी ये दुश्मनी आज भी दोनों देशों की राष्ट्रीय पहचान को कैसे शेप देती है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है और क्यों सुना रहा है। तो जब हमारे पास इतने सारे सच हो, तो हम असली सच किसे माने? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों से ज्यादा हमारे नजरिए में छिपा है।